हरिओम। प्रार्थना के लिए ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। कमर गर्दन एक सीध में रखते हुए आंखें कोमलता से बंद करेंगे। गहरी श्वास लेंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। Rub your palms, touch your eyes. Now gently open your eyes. And now let's start with our concepts. MOOCs कल देख लिया था हमने, स्वयं प्रभा एंड स्वयं देख लिया था। डिफरेंस कोई बताएगा स्वयं प्रभा का और स्वयं का? बेसिक डिफरेंस क्या था कि इसे आप स्वयं को तब रन कर सकते हैं जब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो, और स्वयं प्रभा को आप कब कर सकते हैं? जब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, आपको डीटीएच चैनल्स के थ्रू देखना है, देन यू कैन गो फॉर इट। तो आपने कल शिक्षण सहायक प्रणाली के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के बारे में देखा था। इसमें आपने देखा ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम एंड मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम। तो क्या क्या ऐसे हैं? जब हम पारंपरिक टीचिंग की बात करते हैं तो ब्लैक बोर्ड, टेक्स्ट बुक्स, पिक्चर्स, पोस्टर्स, ये सारी चीज़ें हमने कल डिटेल में पढ़ी थी। ग्लोब लेते थे हम लोग, मैप्स लेते थे। ऐसा नहीं है आज के बच्चे नहीं लेते हैं, बट आज चीज़ें थोड़ा सा ई बुक्स की तरफ, प्रोजेक्टर पे टीचिंग की तरफ, लैपटॉप्स, इंटरनेट इधर की तरफ स्विच हो गई है। तो ये एक पॉइंट थोड़ा सा मॉडर्न टीचिंग में अलग आ गया है। अब आगे देखेंगे आईसीटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम क्या है। तो आईसीटी में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी की फुल फॉर्म है, आपको पता ही ऑलरेडी, आपके एक ये यूनिट भी है जो आप आगे पढ़ेंगे। तो इसमें एडवांस डिजिटल टूल्स इंक्लूड है। तो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, प्रोजेक्टर्स, आर्गुमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ये सारी चीज़ें जो आज यूज़ हो रही है। फिर हमने कोन ऑफ एक्सपीरियंस देखा एडगर डेल का। तो उसमें हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें कैसे हमें प्रभावित करती है। तो पैसिव लर्निंग, एक्टिव लर्निंग, दो टाइप की लर्निंग देखी। तो पैसिव कैसी है कि आप इसमें केवल अभी रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, और जो आप रीड कर रहे हो आपको उसका केवल 10% याद रहेगा। फिर 20% आप जो सुनते हैं और आप जो देखते हैं वो 30% रहता है। अभी आप ये पीपीटी देख रहे हैं तो आपको 30% तक चीज़ें याद रहेगी। अब आपने दोनों चीज़ें साथ की, आप मुझे सुन भी रहे हैं और आप देख भी रहे हैं, तो आप 50% तक पहुँचे। बट एक्टिव लर्निंग कब क्या होगी? कल मैंने कहा था ना, फ्लिप्ड क्लासरूम वाली बात। आप खुद तैयारी से आइए, व्हाट यू से एंड राइट। तो आप डिस्कशन करते हैं, वर्कशॉप, कोलैबोरेटिव लेसन में आप पार्टेक करते हैं, तो आपको 70%। और जिस दिन आप खुद से प्रैक्टिकली चीज़ें करने लगते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, सिमुलेशन करते हैं, तो आपको 90% तक याद हो जाता है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं, क्रिएट करते हैं और इवेल्यूट भी कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, एवोल्यूशन टेक्निक्स इन एजुकेशन। तो शिक्षा में मूल्यांकन की तकनीक, इसकी जब हम बात करें तो एवोल्यूशन डिवाइसेस, मूल्यांकन के उपकरण देखेंगे हम। तो हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को कल देखा था। तो मैंने बताया था एक तो होती है क्वांटिटी यानी मात्रा, और एक होती है क्वालिटी यानी गुण। मतलब आप मात्रा पे मत जाइए। आप 10 ड्रेसेस खरीद के लाए, बट वो 10 ड्रेसेस बहुत चीप आपको रेट पे मिली, बट उनकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। और आपने केवल एक ड्रेस खरीदी और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आप उसको एक लॉन्ग लास्टिंग मान सकते हैं। तो इस तरह से इवोल्यूशन की जो डिवाइसेस है, इवोल्यूशन क्या होता है? मूल्यांकन। अब आप किसी को पढ़ाते हैं तो उसका मूल्यांकन भी करते हैं ना, चेक करते हैं नॉलेज। जैसे हम लोग आपको PYQs करवाते हैं, टेस्ट लेते हैं, तो हमने आपका इवोल्यूशन किया। तो इसमें अगर हमने क्वांटिटेटिव लेवल पे आपको चेक किया तो हम आपका रिटन टेस्ट लेंगे, कुछ ऐसे टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs आपको दे देंगे, ओरल टेस्ट ले लेंगे, प्रैक्टिकली आपसे कुछ करवा के देख लेंगे। लेकिन जहाँ क्वालिटी की बात आती है तो चीज़ें बहुत अलग हो जाती है। वहाँ पे आपका इंटरव्यू, आपकी प्रॉपर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, ध्यान से देखेंगे आपकी एक एक कार्यकलाप को, आपकी बॉडी लैंग्वेज को,
लाइक आप कोई योगासन कर रहे हो तो हमने ये नहीं देखा आपने 10 पोज करके दिखा दिए, हमने ये देखा कि आपने जो एक किया उसका लेने का तरीका, पोज छोड़ने का तरीका, ब्रीदिंग हार्मनी, आपके फेस पे एक जो शांति होनी चाहिए, वो सब चीज़ें मैटर करेगी इसमें। तो अब क्वांटिटेटिव एवोल्यूशन की बात करें तो परफॉर्मेंस को नंबर्स और मार्क्स के रूप में मापा जाता है। तो रिटन टेस्ट लिया जाता है, ऐसे टाइप, एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर टाइप, ओरल टेस्ट, ये हम ऑलरेडी उसमें देख के आ चुके हैं। और फिर हमने क्वालिटेटिव की बात की, तो ये सारी चीज़ें मतलब एक ओवरऑल पर्सनैलिटी को देखा जाता है। व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व केवल बाहर से हम दिखाई देते हैं वो नहीं होता है, हमारे अंदर कैसे गुण है, हम कैसा बिहेव करते हैं, हम कैसा एटीट्यूड दिखाते हैं, कोई सिचुएशन आई तो हम कैसे हैंडल करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। हमारी मेंटल हेल्थ, वो जो सब शो हो रही है हमारी बॉडी लैंग्वेज से, उसको ओवरऑल मिला के हम पर्सनैलिटी बोलते हैं। तो क्वांटिटेटिव एवोल्यूशन मार्क्स पे बेस्ड होता है और क्वालिटेटिव पर्सनैलिटी, बिहेवियर और स्किल्स को समझने पे आधारित होता है, और दोनों का एक बैलेंस्ड यूज बहुत ज़रूरी है। अब टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन देखेंगे हम, तो ये भी हमने कल एक बार देख ही लिया था। तो हमने सबसे पहले डायग्नोस किया, यानी आपने कोर्स ज्वाइन किया तो आपकी नॉलेज कितनी है उस सब्जेक्ट के बारे में, पहले से आप कितना जानते हो, आपकी लर्निंग के लेवल्स क्या है। फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करें तो सीखने के दौरान जब हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट किया तो ये पता चला कि ठीक से आप सीख रहे हो या नहीं, तो तुरंत फीडबैक ले लिया आपका, तो फिर ये फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया। थर्ड पे आए तो इंस्ट्रक्शनल पीरियड के एंड में हमने ये देखा कि आपने प्रॉपरली उसको, यानी आप अभी 6 महीने ये कोचिंग ज्वाइन करके जब जून में एग्ज़ाम देने जाएंगे नेट जीआरएफ का, तो वो आपका समेटिव असेसमेंट है। फिर कन्फर्मेटिव का क्या होता है कि ये देखा जाता है कि आपने जो पहले सीखा वो याद है या नहीं। जैसे मैं योगा वाले यूनिट 1 की बात कर लूँ कि वो आपने जो पढ़ा था, अभी कोई प्रश्न पूछ लूँ तो वो आपको याद है या नहीं, तो वो मैंने चेक कर लिया, कंफर्म कर लिया ये सुनिश्चित कर लिया कि आपको याद है या नहीं। फिर नॉन रेफरेंस्ड असेसमेंट है, तो इसमें क्या है कि आपकी तुलना मैंने किसी और से नहीं की, आप ही का प्रदर्शन क्या बेटर हुआ या नहीं, इस बेसिस पे मैंने आपको चेक किया। फिर क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट में है कि जो एक तय मानदंड है, क्राइटेरिया है उससे, तो 12 स्टेप का सूर्य नमस्कार अगर सही करता है स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल है ये, सूर्य नमस्कार नहीं, आप इसको ओवरऑल टीचिंग में लेके चलेंगे, आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ योगा नहीं, ये सबके लिए कॉमन पेपर है, तो आप इसको ध्यान में लेके चलेंगे। मैंने एग्जाम्पल्स केवल योगा वाले उठा लिए कि आपको मैं प्रॉपरली समझा सकूं। तो ये एक तय मापदंड से, मानदंड से छात्र की तुलना की गई है। फिर इप्सेटिव लास्ट वाला 7th, तो उसकी स्टूडेंट का कंपैरिजन किसी और से नहीं किया है, उसी से किया है कि पहले तुम ऐसे करते थे और अब तुम में ये सुधार है, अब तुम ये चीजें बेटर करने लगे हो, तुम ये पहले वाली गलतियां नहीं दोहरा रहे हो। अब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की बात करें तो एलिमेंट्स ऑफ सीबीसीएस, कल मैंने बताया था, यहाँ पे क्रेडिट क्या है, मार्क्स टाइप से आप ले सकते हैं। जैसे आपके बैंक अकाउंट में रुपीज होते हैं तो आपका बैंक बैलेंस उससे तय होता है, वैसे ही एक डिजी लॉकर में आपने अपना ये एक क्रेडिट का वो ले लिया, तो उसमें आपके क्रेडिट्स जमा होंगे। अब ये अभी रिसेंट ही हुआ है, जैसे 2020 से पहले अगर आपने कोई डिग्रीज ली है और आपका वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड नहीं है उससे, तो वो चीज़ें अभी काउंट नहीं होगी। बट रिसेंटली आप कोई कोर्स कर रहे हैं, लाइक अभी वाईसीबी का करे, वो नहीं है एफिलिएटेड, तो वो वहाँ काउंट नहीं होंगे वो स्कोर। बट आपने कोई एक जानी मानी यूनिवर्सिटी से कोई स्टडी की है, कोई कोर्स किया है, सेमेस्टर वाइज आपने करते हुए किया है, या आपने उसको डिग्री की है, तो वो आपको वहाँ जो भी क्रेडिट मिलेंगे, यानी आपका जो स्कोर होगा वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो आपने अर्न किया है, वो आपके काम आएगा आगे। तो इसका एडवांटेज देखें हम कि इसका फायदा क्या है, क्यों करना है ये। तो ये स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन है। सीबीसीएस में फोकस टीचर से हटके स्टूडेंट पे आ जाता है, तो स्टूडेंट अपनी लर्निंग को खुद कंट्रोल कर सकता है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट ले सकता है। तो जो उसने सब्जेक्ट चूज किए हैं, ये तो है चॉइस बेस्ड क्रेडिट की बात हो रही है ना, तो मल्टीपल चॉइसेस एंड प्रोग्राम्स, उसके पास बहुत सारी ऑप्शंस है।
जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था कि पहले 3 लिटरेचर एक साथ नहीं मिलते थे रेगुलर में, अब मिलते हैं, अब आप ले सकते हो। अब आपको मैथमेटिक्स भी पढ़नी है और आपको होम साइंस भी लेनी है, तो नो ऑब्जेक्शन, आप कैसे भी इंटीग्रेट करके अपने खुद के सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ CBCS, यानी इसमें स्टूडेंट पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। स्टूडेंट अपनी लर्निंग को कंट्रोल कर रहा है, अपने इंटरेस्ट के अनुसार वो सब्जेक्ट चूज कर रहा है, तो उसके क्रेडिट की फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, तो उसकी जितनी कैपेसिटी होगी। देखिए, कोई स्टूडेंट में बहुत अच्छी कैपेसिटी है, वो हर जगह बहुत अच्छे से चीज़ें कर लेता है। कई बार ये भी होता है, कई यूनिवर्सिटीज में 2 सेमेस्टर आप एक साथ कर सकते हैं। अगर आपकी एबिलिटी, आपको लगता है 6 महीने में मैं 8 पेपर्स कर लूँ, 4 पेपर इस सेमेस्टर के, 4 पेपर नेक्स्ट के, तो आपको बहुत लॉन्ग टर्म नहीं रुकना है। पहले हर चीज़ टाइम पे होती थी, टर्म एंड पे एग्जाम होंगे, पहले नहीं होंगे। तो स्टूडेंट अगर किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया तो पूरे सेमेस्टर को उसको रिपीट नहीं करना है, जो पेपर्स उसके ड्यू है केवल उसको वो वाले सब्जेक्ट रिपीट करने होते हैं, बाकी नहीं करना है। तो उसको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई ना। इवन अभी नैप के बाद तो CBSE 10th में हो गया ऐसा कि 10th क्लास अगर आप नहीं कर पा रहे हो पूरा, मतलब आप प्रिपेयर्ड नहीं हो कि आपको सारे पेपर्स देने हैं, तो आप उसमें टर्म्स ले सकते हो, सेमेस्टर्स ले सकते हो, आप जो ड्यू पेपर रखते हो उसको आप आगे कर सकते हो। तो बहुत सारी फैसिलिटीज दी गई है नई शिक्षा प्रणाली में स्टूडेंट्स को। किस लिए? कि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे इंटरेस्ट के साथ पढ़े और अपने क्रेडिट्स बढ़ाए। फिर है इसमें वैरायटी ऑफ कोर्सेज, डिफरेंट सब्जेक्ट्स का ऑप्शन है। तो वही बात आ गई कि अगर आपने कुछ मेन सब्जेक्ट के साथ दूसरा सब्जेक्ट लिया है, जैसे आप योगा के स्टूडेंट है लेकिन आपको साइकोलॉजी एंड न्यूट्रिशन भी पढ़ना है, आपको डाइट में बड़ा इंटरेस्ट है, आपको लगता है मैं किसी बड़े होटल में या किसी बहुत बड़े हॉस्पिटल में एज अ डाइटिशियन काम करूं, मेरी परफेक्ट प्रोफाइल हो, अच्छी जॉब हो, तो उसमें प्रॉपर आपको न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो आप योगा के पैरेलली न्यूट्रिशन का फील्ड ले सकते हैं। आपको साइकोलॉजी पढ़ना पसंद है, आपको काउंसलिंग के फील्ड में जाना है, तो आप बिल्कुल इंटीग्रेट करके पढ़ सकते हैं। तो कोर्सेज की वैरायटी हो गई ना इसमें। फिर आगे आया फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग। लर्निंग में क्या फ्लेक्सिबिलिटी है? स्टूडेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में स्टडी कर सकते हैं, अलग अलग जगह पे डिफरेंट टाइम पे कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं अगर आप एक कॉलेज से कुछ कर रहे हैं तो उस समय पे आप दूसरी जगह से कुछ नहीं कर सकते। एनरोलमेंट नंबर अगर आपका है, रेगुलर कर रहे हैं नहीं बट डिस्टेंट लर्निंग से कुछ कर रहे हैं, तो ठीक है, आप पैरेलली पार्ट टाइम कुछ और कोर्स भी कर सकते हैं। तो आप अलग अलग टाइम पे अपने कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हैं। पहले होता था अगर ब्रेक ले लिया, जैसे MA प्रीवियस किसी ने किया और ब्रेक ले लिया किसी रीजन से, तो फाइनल ईयर बाद में वापस से उनको प्रीवियस ही करना पड़ेगा, वो लैप्स हो जाता था। अभी लैप्स नहीं होता है। तो एजुकेशन सिस्टम अब ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गया है। अब क्या एडवांटेज है CBCs के और देखेंगे, क्रेडिट ट्रांसफर फैसिलिटी है। अगर आपने, कल भी मैंने एग्जांपल दिया, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आपने 1 साल का ब्रेक लिया, अब आपने BHU में एडमिशन ले लिया, तो आपके क्रेडिट वहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इससे मोबिलिटी और हायर एजुकेशन बहुत ईजी हो जाती है। मोबिलिटी मतलब मोबाइल वर्ड होता है ना, जिससे आप कहीं भी उसको उठा के ले जा सकते हो। पहले लैंडलाइन होता था, एक ही जगह रखा रहता था, उसको उठा नहीं सकते थे आप। मोबाइल को आप कहीं भी ले जाओ, किसी भी कोने में, कहीं पे भी, घर में, बाहर, हर जगह। तो इससे स्टूडेंट को एक मोबिलिटी मिली है कि हायर एजुकेशन में अगर वो मूव करना चाहता है, अपना इंस्टीट्यूशन बदलना चाहता है, तो ही इज फ्री। फिर यूनिफॉर्म ग्रेडिंग सिस्टम की बात आई, तो अब CBCS में ग्रेडिंग सिस्टम यूज हो रहा है। ठीक है, कल्मुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे फेयर एवोल्यूशन होता है, बिल्कुल सही, जो स्टूडेंट परफॉर्म करे उसका सही सही मूल्यांकन होता है। फिर आगे देखेंगे हम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के बारे में। तो अब ये ओवरऑल क्या है, एक बार इसके मुख्य तत्व हम देख लेते हैं। तो ये एक फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम है। देखिए, शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, सुगम बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, लोगों की पहुंच बढ़ाने के लिए फ्लेक्सिबल यानी लचीला बना दिया गया है। तो ये एक बहुत ही लचीला सिस्टम है जिसमें स्टूडेंट सब्जेक्ट और कोर्स चुनता है खुद, उसको पूरा फ्रीडम मिलता है, वो स्वतंत्र है। अब इसके एलिमेंट्स यानी मुख्य तत्व देखें तो चॉइस बेस्ड यानी प्रोग्राम्स में जो कोर्सेज में मल्टीपल चॉइसेस होती है, तो स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट और करियर गोल के अकॉर्डिंग, अभी आप पढ़ के आए हैं कि योगा के साथ अगर आपको न्यूट्रिशन पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। अब इसमें सेमेस्टर सिस्टम है, एकेडमिक ईयर को सेमेस्टर में डिवाइड किया है।
तो टीचर लर्नर का जो इंगेजमेंट है, आपस में जो उनकी समझ है, वो ड्यूरेशन बिल्कुल फिक्स होता है, इतने मंथ्स का है। अगर आप इतने में 2 सेमेस्टर की भी स्टडी कर सकते हैं, देन यू कैन गो फॉर इट। फिर असेसमेंट की बात है तो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन किया जाता है। तो इसमें क्लासरूम अटेंडेंस, मिड टर्म टेस्ट, असाइनमेंट, ये सब कुछ शामिल होता है। बीच में आपको मिड टर्म में कोई टेस्ट देना है, आपको रिटर्न असाइनमेंट्स देने हैं। तो इस तरह से आपका असेसमेंट किया जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस का, आपकी नॉलेज का, कि अब तक आपने क्या सीखा, कितना सीखा। फिर वही क्रेडिट सिस्टम की बात आ गई कि ये पर वीक के आधार पे क्रेडिट दिए जाएंगे। तो आपके जितने अधिक टीचिंग आवर्स है उतने आपको क्रेडिट्स ज़्यादा मिलेंगे। फिर ग्रेडिंग की बात की कि जो एक्चुअल मार्क्स है वो लेटर ग्रेड्स में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। इवेल्युएशन स्टैंडर्डाइज और यूनिफॉर्म बनता है। तो सीबीसीएस सिस्टम जो है ना, ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच पे बेस्ड है, इस पे आधारित है। कुल मिला के स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी देना ताकि वो पढ़ने पे फोकस करे, पढ़ाई पूरी करे, अच्छा नागरिक बने। तो यहाँ पे बहुत लचीलापन होता है, कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट होता है, क्रेडिट सिस्टम्स होते हैं, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है। स्टूडेंट किसी तरह के स्ट्रेस में नहीं आए, वो उसके लिए पढ़ाई सिरदर्द ना बने, कहीं वो परेशान होकर पढ़ाई ना छोड़ दे। ये सारी चीज़ें इस तरह से बनाई गई है। अब आप देखेंगे सीबीसीएस के कोई कीवर्ड्स क्या है वो हम देख लेंगे। उन कीवर्ड्स से हमें चीज़ें समझ में आएगी। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, तो पहले इसमें एकेडमिक ईयर की बात की गई है। तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, इस तरह से इनसे पता लग रहा है आपको। एकेडमिक ईयर, ऑड एंड इवन सेमेस्टर, देन कोर्सेज, क्रेडिट, ग्रेड पॉइंट, लेटर ग्रेड। अब इनको आप डिटेल में इधर देख सकते हैं यहाँ पे। तो एकेडमिक ईयर दो भागों में डिवाइड हुआ, ऑड सेमेस्टर, इवन सेमेस्टर। जैसे इवन और ऑड होता है ना, सम हिंदी में क्या कहेंगे उसको, जैसे हम वो 2, 4, 6, 8, 10 को कहते हैं इवन नंबर, 1, 3, 5, 7 को ऑड नंबर, हिंदी में सम और विषम संख्या कहते हैं शायद। तो इस तरह से सेमेस्टर भी ऑड एंड इवन है। तो इस तरह से एकेडमिक ईयर को 2 भागों में बांट दिया। फिर हर सेमेस्टर में अलग अलग कोर्सेज पढ़ाए गए। तो ये हुआ एकेडमिक ईयर, ये वाली बात। फिर कोर्सेज एंड क्रेडिट की जहाँ बात आती है तो सब्जेक्ट को क्या कहा जाता है, कोर्स कहा जाता है। तो हर कोर्स में इंस्ट्रक्शनल आवर्स के आधार पे क्रेडिट दिया जाता है। तो क्रेडिट किस बेस पे मिलेंगे, आपका कोई एक पर्टिकुलर कोर्स है, उस पे आपके इंस्ट्रक्शंस आर कितने हैं। तो स्टूडेंट को डिग्री पूरी करने के लिए, आपको ये डिग्री कंप्लीट करनी है, जैसे आप योगा में मास्टर्स कर रहे हैं, कंप्लीट करनी है, तो आपको इतने क्रेडिट अर्न करने होंगे उसके लिए। फिर ग्रेड पॉइंट एंड लेटर ग्रेड। अब मार्क्स को लेटर ग्रेड में कन्वर्ट किया जाता है। अब आप जानते ही हैं बच्चों के जो अभी हमारे पास मार्कशीट्स आती है उसमें मार्क्स परसेंटेज नहीं आते हैं, ए ग्रेड आती है, बी ग्रेड आती है, सी, A++, B+ ऐसा भी कर देते हैं। तो उससे परफॉर्मेंस पता लगती है। तो उससे क्या, बच्चे में हीन भावना नहीं आती है। परसेंटेज में काफ़ी वो एक हीन भावना आ जाती थी कि इसके 90+ बने और इसके 40 ही बने, तो उस बच्चे में बहुत हीन भावना आती थी। अभी क्या है कि स्पेसिफिक ग्रेड पॉइंट है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो उससे पता लग जाता है। हालांकि ग्रेड तो है, देखिए A, B, C डिफरेंस तो है ही, वो तो कोई डाउट नहीं है। फिर सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज की बात करें तो सेमेस्टर में जितने टोटल ग्रेड पॉइंट्स का एवरेज होता है ये उस सेमेस्टर की परफॉर्मेंस को दिखाता है कि आपके सेमेस्टर में कौन सी ग्रेड आई है, तो आपका क्या क्या इसमें प्रदर्शन रहा। फिर CGPA, ये क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज है सारे के सारे जो सेमेस्टर्स हैं। अब इसका एक ग्रैंड आपका रिजल्ट निकलता है, जैसे होता है ना, एक टोटलिंग की जाती है और एक ग्रैंड टोटल किया जाता है, फिर उसके बेसिस पे परसेंटेज निकलते हैं। तो आपके पूरे साल में क्या रही, जैसे आपके बच्चों के एग्जाम्स होते हैं, क्वार्टरली अलग होता है, हाफ ईयरली अलग होता है, एक वो टर्म 1, टर्म 2 अलग होता है, फिर उसमें असेसमेंट्स उनके अलग अलग होते हैं, PT1, PT2 होता है। तो उनको फिर एक फाइनल एग्जाम जब होता है ना, तब ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पे ग्रेड उनकी मिलती है, वो टोटल ग्रैंड टोटल निकाला जाता है। तो ये वो बात हो रही है। फिर ग्रेड कार्ड एंड सर्टिफिकेट की बात है। तो अब सेमेस्टर खत्म हुआ तो स्टूडेंट ने एग्जाम दिए, उसके बाद उसका रिजल्ट आया, वो इस फॉर्म में आया, तो उसको एक ग्रेड कार्ड दिया जाएगा। फिर जब उसकी डिग्री कंप्लीट हो गई
अब उसको फाइनल सर्टिफिकेट मिलेगा, फाइनल सर्टिफिकेट उसको अब मिलेगा। अब ये सीबीटी देखिए आप, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो आप जो अभी एग्जाम देने जाएंगे नेट जीआरएफ का, वो आपका सीबीटी ही होगा। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, क्या फायदे हैं, क्यों किया ऐसा, ये सिस्टम क्यों किया। एक टाइम था जब रिटर्न होता था और जगह जगह सेंटर्स भी नहीं होते थे, मेन सिटीज में, मेट्रो सिटीज में ही होता था, वहां आना पड़ता था। तो ऐसी चीज़ें पहले थी, अब चीज़ें बहुत फ्लेक्सिबल हो गई है, आपको सेंटर्स मिलते हैं, वहाँ सीबीटी मोड पे होता है, तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है इसमें। तो अब इसके फायदे देखेंगे हम, बेनिफिट्स देखेंगे, एडवांटेजेस। तो जो सीबीटी सिस्टम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसमें सिस्टम का जो डिटेल एनालिटिक्स एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट प्रदान करता है। स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस आसानी से आइडेंटिफाई की जा सकती है। तो स्टूडेंट कितना क्या क्या उसके वीक पॉइंट्स है, जैसे योगा का स्टूडेंट है तो उसके आसन बहुत अच्छे हैं, प्राणायाम भी वो अच्छे कर लेता है, और भी चीज़ें थ्योरी में उसने अच्छी पढ़ ली, एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन उसको संस्कृत के सूत्र याद नहीं होते, तो जो यौगिक ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं वो उसे समझ में कम आते हैं, नहीं आते हैं, ये उसकी वीकनेस है। फिजिकली वो योगा बहुत अच्छा कर रही है, उसकी स्ट्रेंथ है, तो उससे आसानी से पता लग जाता है, क्योंकि ये एनालिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट जब मिलती है तो उससे वो चीज़ें पता लग जाती है। फिर एक है सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम होता है। देखिए वहाँ पे प्रॉपर सबको आप देने जाएंगे ना, पासवर्ड्स रहेंगे, आपकी प्रॉपर अच्छे से जांच होगी, आपका आधार कार्ड से वो लिंक्ड रहेगा, तो आपका थंब इम्प्रेशन लगेगा उसमें। रैंडम क्वेश्चन पेपर एंड मॉनिटरिंग से चीटिंग की संभावना कम हो जाती है। तो प्रॉपर अगर मॉनिटरिंग की जाए तो चीटिंग नहीं होती है। तो ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए ये मोड अपनाया गया। और क्या होता है, लेस ह्यूमन एरर एंड रीयूजेबिलिटी। तो ह्यूमन एरर, अब इंसान कोई चेक करेगा तो हो जाती है गलती, कभी चेक करते समय मार्क्स देने नहीं दिए। तो आज भी यूनिवर्सिटीज़ में अभी रिटर्न एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे रिवोल्यूशन होता है, वापस से कॉपी चेक होती है, रिटोटल होता है, उसका कोई अनचेक्ड पॉइंट रह जाता है तो उसको फिर से चेक करके दूसरा एग्जामिनर करके और मार्क्स देता है, फिर से रिटोटल होता है, नई मार्कशीट बन के आती है। अब ये चीज़ें हर जगह अब पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया, तो उससे ह्यूमन एरर नहीं होगी, कुछ भी अनचेक्ड नहीं रहेगा, बिल्कुल सब चीज़ें सही चेक होगी। मैनुअल चेकिंग, इंसान को चेक करने की किसी को ज़रूरत ही नहीं है। तो क्वेश्चन बैंक को फ्यूचर एग्जाम में रीयूज भी किया जा सकता है। अब आपके पीवाईक्यूज क्यों करवाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस क्यों करने को कहते हैं, बार 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 आपको जो भी लोग नेट जीआरएफ क्वालिफाई कर चुके हैं आप उनसे पूछोगे क्या तरीका है, कैसे क्रैक होगा, एक ही लाइन बोलते हो पीवाईक्यूज करो। तो उससे क्या होगा कि जो पहले क्वेश्चंस आ रखे हैं ना, वो रीयूज होते हैं, घूम फिर के उसको दूसरे तरीके से वही पूछे जाते हैं, तो कई बार तो वैसा का वैसा आ जाता है। इसलिए ह्यूमन एरर भी कम होती है और जो पेपर बनता है उसको फिर से यूज भी, प्रयोग में ले लिया जाता है। एफिशिएंसी होती है, सीबीटी प्रोसेस फास्ट और एफिशिएंट होता है, रिजल्ट बहुत जल्दी। अब आप देखिए पूरे भारत में कितने सारे स्टूडेंट्स ने नेट जीआरएफ का एग्जाम में वो अपेयर हुए और 1 मंथ में रिजल्ट दे देते हैं। तो क्या मैनुअली ऐसा पॉसिबल है? एक टाइम पे आपको बोर्ड याद होगा, जब स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड के एग्जाम होते थे 20 ईयर्स पहले, बोर्ड के बंडल्स बाई पोस्ट भेजे जाते थे एग्जामिनर्स के घर पे, वो चेक करते थे, लिस्टिंग करते थे, उसके बाद वो वापस बोर्ड ऑफिस भेजते थे उस बंडल को। इतना टाइम लगता था उस प्रोसेस में, अराउंड 2 मंथ्स, 2.5 मंथ्स लग जाते थे रिजल्ट आने में। और अब चीज़ें इतनी फास्ट होने लग गई है, रिजल्ट बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो सीबीटी प्रोसेस बहुत फास्ट होता है और बहुत एफिशिएंट होता है, एकदम कुशल, कहीं कोई कमी नहीं। कन्वीनियंस, स्टूडेंट कहीं भी ऑथोराइज सेंटर पे आसानी से एग्जाम दे सकता है, टाइम मैनेजमेंट भी बेटर होता है। तो अब ऑथोराइज सेंटर जहाँ जहाँ बना रखे हैं सीबीटी मोड के, वहाँ आप जाइए, आसानी से आप एग्जाम दीजिए वहाँ पे, और एकदम टाइम बिल्कुल फिक्स इतने बजे। तो इसके अंदर मैन्युअली कोई गड़बड़ भी करना चाहे तो नहीं कर सकता, तो ये बेनिफिट है। ऑटोमेटिक स्कोरिंग विद इंस्टेंट फीडबैक, स्कोरिंग भी तुरंत हो जाती है वहीं के वहीं।
आप वाईसीबी का कोई एग्जाम दीजिए, हफ्ते 10 दिन में रिजल्ट आ जाता है, तो ऑटोमेटिक स्कोरिंग हो जाती है ना, वहीं पे ही आपने इधर सबमिट किया, इधर स्कोरिंग हो गई। फिर नेक्स्ट डे जब है ना वाइवा होता है, तो उसके अंदर उस थ्योरी के बेसिस पे आपका वाइवा देख के दोनों को कंपेयर करके प्रॉपर आपका रिजल्ट 10 डेज हार्डली तैयार हो जाता है। अगर छोटा लेवल है, बड़े लेवल्स पे थोड़ा टाइम लगता है, कई बार 2-2 महीने भी लग जाते हैं। बट ये ऑटोमेटिक स्कोरिंग विद इंस्टेंट फीडबैक, फीडबैक यानी आपके पास तुरंत प्रतिक्रिया आ जाएगी और ऑटोमेटिक इसमें स्कोरिंग हो जाएगी, तो स्टूडेंट को तभी फीडबैक भी मिल जाता है। अब इसमें आप सीबीटी के लाभ शॉर्ट में जल्दी से देख लेंगे। तो इसमें फ्रीक्वेंट टेस्टिंग पॉसिबल है, एग्जाम अधिक बार कंडक्ट हो जाते हैं, स्टूडेंट को बहुत बार अपॉर्चुनिटीज मिलती है। आप देखिए कई लोग नेट एक बार में नहीं निकाल पाते, 2 बार 3 बार 5-6 बार तक लोग दे देते हैं, घबराते नहीं है, बार बार कर सकते हैं, ऑप्शंस है, तो अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है। फास्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट, रिजल्ट बहुत जल्दी जनरेट होता है और ह्यूमन एरर नहीं होती है। वाइड एक्सेसिबिलिटी, तो स्टूडेंट डिफरेंट लोकेशन से एग्जाम दे देते हैं, एग्जाम सिस्टम पहुंच में होता है, एक्सेस में होता है, हमारी रीच में होता है, पहुंच में होता है। इजी मैनेजमेंट, एग्जाम कंडक्ट करना बहुत आसान हो जाता है, पेपर प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत ही नहीं होती। अब पहले पेपर्स प्रिंट होते थे बोर्ड ऑफिस में, लिफाफों में डाल के एग्जाम सेंटर पे भेजे जाते थे, पेपर आउट ना हो जाए, कहीं कोई लूट ना हो जाए, बहुत गोपनीयता रखी जाती थी, सीक्रेसी रखी जाती थी। फिर वो प्रिंटिंग का खर्च आता था, फिर उसी वक्त एनवलप खोलना, जब टाइम होगा उससे पहले एनवलप नहीं खुलेगा, अगर ऐसा हो गया तो पूरा पेपर आउट माना जाएगा, दोबारा से रिकंडक्ट होगा, इतना खर्च आता, इतनी परेशानी होती। और तब कम्युनिकेशन के कोई ज़्यादा साधन भी नहीं थे, लैंडलाइन फ़ोन्स हुआ करते थे। और अब देखिए अब चीज़ें इतनी ईजी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन का कोई खर्च ही नहीं होता। और अब इसके टाइप्स देख लीजिए आप सीबीटी के। तो लीनियर टेस्ट यानी सभी स्टूडेंट्स को सेम क्वेश्चंस मिलते हैं, क्वेश्चन प्री डिसाइडेड होते हैं और ट्रेडिशनल एग्जाम जैसा ही होता है। मतलब आपको पहले ट्रेडिशनल में क्या होता था, पेपर पेन, आपको नोटबुक मिलती थी, उस पर पेन से लिखना होता था। इसके अंदर आपको वो स्क्रीन पे मिलता है सिंपली, बाकी तरीका वही है, क्वेश्चन सबके सेम आते हैं, उसकी सीक्वेंस चेंज कर देते हैं। ठीक है, आसपास वाले देख ना सके, आपको सीक्वेंस सीरीज थोड़ी अलग मिल जाएगी, बट क्वेश्चन सबके सेम आएंगे और सारे क्वेश्चन पहले से पेपर डिसाइड हो जाता है, जो भी एग्जामिनर सेट करते हो बना के रखते हैं उसको। फिर सेकंड टाइप है इसकी एडेप्टिव टेस्ट, कंप्यूटर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के अनुसार क्वेश्चन सेलेक्ट करता है। स्टूडेंट करेक्ट आंसर देगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, रॉन्ग आंसर देगा तो इजी क्वेश्चन दे देंगे। तो ये अभी सब जगह नहीं, मॉडर्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये चीज अभी अप्लाई हुई है, आप इसको हर जगह एप्लीकेबल नहीं मान सकते, बट ये इसके 2 टाइप्स होते हैं। अगर पूछ ले सीबीटी के कितने प्रकार है, इतना भी पूछ लेते हैं कभी कभी, बहुत इजी क्वेश्चंस भी एनटीए पूछ लेता है कि सीबीटी के टाइप्स बोलिए, 2, 6, 8, 9। अब आप सीधा 2 पे लगा देंगे, मार्क्स आ जाएंगे। इसलिए बार बार आपको कहते हैं कि नोट्स बनाइए, ये सब लिखिए, ये PYQs कीजिए, तो आपको सिस्टम तो पता लगे कैसे बनता है पेपर, ये पता होना चाहिए। चलिए अभी देखेंगे हम इनोवेशंस इन एवोल्यूशन सिस्टम। अब जो इवोल्यूशन सिस्टम है, मूल्यांकन किया जा रहा है, इसकी जो प्रणाली है, इसकी जो व्यवस्था है, इसमें क्या नई चीजें आई है, इनोवेशन क्या हुआ, क्या पुराने तरीके से ही चल रहे हैं या कुछ नई नई तकनीकें आ गई है। तो ये आपको यहाँ दिख रही है, इस डायग्राम में आप देखेंगे। तो सबसे पहले असेसमेंट रूब्रिक्स के बेसिस पे होता है, फिर आर्टिफिशियल AI एंड गेमिफिकेशन की बात है, फिर मिनट पेपर है, देन टास्क शो परफॉर्मेंस है, पॉडकास्ट एंड व्लॉग्स है, ई पोर्टफोलियो है एंड कंसेप्ट टेस्ट है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे असेसमेंट रूब्रिक्स की। अब एक बहुत आसान से एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रही हूँ रूब्रिक्स का। आप सब ये इमेजिन कीजिए कि आपको कहीं से इनविटेशन आता है कि आपको हमारे यहाँ जजमेंट करने आना है। सपोज वहाँ पे कोई डांस कंपटीशन हो रहा है या कोई योगासन की प्रतियोगिता हो रही है। अब आप वहाँ जजमेंट करने पहुंचे, आपने अपने बेसिस पे बहुत ट्रांसपेरेंट रह के जजमेंट दिया कि ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और बाकी लोगों का जो भी, तो आपके ऊपर उंगली उठ सकती है कि आपने तो पार्शलिटी की, ये तो आपके एरिया का स्टूडेंट है इसलिए आपने इसको ज़्यादा मार्क्स दे दिए, जबकि इसका डांस तो इतना अच्छा नहीं था। अब रूब्रिक्स यानी आपको एक परफॉर्मा दे दिया गया, उसमें ये बताया कि सॉन्ग सेलेक्शन का ये है, ड्रेसअप के इतने मार्क्स है, 10 इसके 10 इसके 10
कि डांस कितना हाव भाव कैसे थे, एक्सप्रेशंस कैसे थे फेस के, एक बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, और एक आप उसमें मान लीजिए कि कितनी तेजी से किया, मतलब फास्ट किया या जैसा बीट्स थे उसके अकॉर्डिंग किया, स्लो किया, क्लासिकल है तो कैसा बॉडी मूवमेंट, हैंड मूवमेंट था। अब आप उस अकॉर्डिंग देंगे। किसी का वेस्टर्न डांस वो कर रहा है और उसने पहन लिए वैसे कपड़े के ट्रेडिशनल पहन लिया, तो वो मैच ही नहीं कर रहा उस सॉन्ग पे, तो आपने वहीं पे 10 में से उसको मार्क्स काट दिए। तो ये हो गया रूब्रिक्स, डिवाइड कर दिया, ठीक है। या अब आप मान लीजिए योगासन टेस्टिंग के लिए गए, आप एक जज बन के गए, अब आपको 10-10 के कॉलम दे दिया, ये 10 दे दिया आपने कि ये इस स्टूडेंट ने पोज लेने और छोड़ते समय ऐसे तो नहीं बहुत जल्दबाजी में झटके से काम किया, बड़ा धीरे धीरे आसानी से पोज लिया है, छोड़ा है। फिर सेकंड 10 मार्क्स रखे, होल्डिंग टाइम कितना है, ऐसा नहीं पोज लिया और तुरंत छोड़ दिया, नहीं, 1 मिनट मिनिमम होल्ड, 2 मिनट मिनिमम होल्ड किया है क्या। तीसरा 10 मार्क्स रखे कि उसके फेस पे ऐसा स्ट्रेस तो नहीं आ रहा था कि जबरदस्ती करवा लिया है, एक नेचुरल हैप्पीनेस होनी चाहिए स्टूडेंट के फेस पे, तो आपने 10 मार्क्स वो रख लिए। अब किसी बच्चे ने पोज तो बड़ा अच्छे से होल्ड किया लेकिन फेस पे स्ट्रेस आ रहा है, तो वहां पे मार्क्स कट गए। तो मैं आपको रूब्रिक समझा रही थी, उसके लिए मैंने ये बहुत आसान से एग्जाम्पल लिए, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, परफॉर्मेंस के अलग अलग लेवल्स निर्धारित कर दिए जाते हैं, तो उससे इवोल्यूशन क्या होता है, बहुत ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अब आप जजमेंट कर रहे हो और किसी ने आके उंगली उठाई कि आपने तो पार्शलिटी की है, इस बच्चे ने तो अच्छा नहीं किया, आपने इसको ज्यादा मार्क्स कैसे दे दिए, ये फर्स्ट कैसे आ गया, आप अपना वो परफॉर्मा उठा के रूब्रिक्स वाला दिखा देंगे, देखिए 10 मार्क्स इसके हैं, 10 इसके हैं, 10 इसके हैं, इसके यहाँ मार्क्स कटे हैं और यहाँ इसने स्कोर किया है जहां इसकी चीजें अच्छी थी, मैंने तो इस बेसिस पे जजमेंट किया है, मैंने कोई भी पर्सनल बायसनेस नहीं रखी, तो मैंने कोई पार्शलिटी नहीं की, कोई पक्षपात नहीं किया, मैंने बिल्कुल निष्पक्ष होके ये जजमेंट दिया है। तो ये असेसमेंट में होना बहुत जरूरी है ना। अब आपको इन साधारण एग्जाम्पल से रोजाना वाले एग्जाम्पल मैंने दिए तो आई थिंक समझ में आ गया होगा ना कि असेसमेंट रूब्रिक्स क्या होते हैं, कि जहां पे क्लियर क्राइटेरिया बेस्ड एवोल्यूशन टूल होता है, परफॉर्मेंस के लेवल्स निर्धारित कर दिए जाते हैं, तो जिससे जो मूल्यांकन है वो बहुत पारदर्शी हो जाता है और फेयर हो जाता है। फिर है कंसेप्ट टेस्ट, शॉर्ट टेस्ट जो स्टूडेंट्स की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हैं, तो छोटे छोटे टेस्ट लिए जाते हैं जिससे स्टूडेंट की कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग समझ में आए। रॉट लर्निंग यानी रटना, रट लेते हैं ना कई स्टूडेंट्स, कई इतने इतने सुपर होते हैं रटने में, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस तक रट लेते हैं, जबकि मैथमेटिक्स तो कभी भी फॉर्मूलाज ठीक है कुछ आपने रटे हो, अदरवाइज तो बिल्कुल रटने वाली चीजें है ही नहीं, समझ के ही करनी होती है। तो शॉर्ट टेस्ट जब लिए जाते हैं ना, तो कंसेप्ट टेस्ट क्या फायदा करते हैं, उससे स्टूडेंट को कंसेप्ट समझ में आती है कि इसको क्या एक्चुअली समझ में आ रहा है, तो ये प्रॉपर चेकिंग हो जाती है। फिर ई पोर्टफोलियो की बात करें तो स्टूडेंट का डिजिटल पोर्टफोलियो होता है जिसमें प्रोजेक्ट, असाइनमेंट और अचीवमेंट स्टोर होते हैं। स्टूडेंट ने अब तक क्या अचीवमेंट है उसका, क्या उसने अचीव किया है, उसकी उपलब्धि, उसके प्रोजेक्ट, उसको जो असाइनमेंट मिले, इससे लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस दिखाई देती है। तो ठीक है, स्टूडेंट का एक डिजिटल पोर्टफोलियो। आज अभी आप हम लोगों से पूछो सृजन क्या काम कर रहा है, क्या क्लासेस चल रही है, तो आप हमारा डिजिटल पोर्टफोलियो देख सकते हैं कि हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस भी वहाँ डली हुई है, हमारी थ्योरी क्लासेस भी डली हुई है, YCB लेवल्स की भी चीज़ें हैं, तो हमारा ये पोर्टफोलियो ई पोर्टफोलियो। आजकल आप कहीं भी जाते हैं ना, तो आपको प्रिंट रिज्यूम हाथ में ले जाने की ज़रूरत कम होती है, आपको अपना ई पोर्टफोलियो ज़्यादा दिखाना होता है। आपको क्या दिखाना होता है, अपनी डिजिटल प्रेजेंस दिखानी होती है कि हम यहाँ हैं। इवन आप देख लीजिए 21 जून वर्ल्ड योगा डे पे जो इंडियन गवर्नमेंट है उनकी तरफ से भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स बना दिए गए, एप्स बना दी गई है जहाँ पे आप बताएंगे कि यहाँ मैंने सेशन लिया है, तो वो वहाँ अपडेट होगा, फिर आपको वहाँ से ई सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो आपका ई पोर्टफोलियो स्ट्रांग हो रहा है ना उससे। तो स्टूडेंट का ये सब जो बनता है उससे उसकी लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस दिखाई देती है कि हाँ ये स्टूडेंट इतने टाइम से यहाँ एक्टिव है, तो वो लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस दिखाई दे रही है उसकी। फिर है पॉडकास्ट एंड व्लॉग, स्टूडेंट ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट में लर्निंग प्रेजेंट करते हैं।
इससे क्या होता है, उसकी क्रिएटिविटी दिखती है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती है, बातचीत करने का जो तरीका है, जो योग्यताएं हैं वो बढ़ती है उसकी। तो स्टूडेंट का अगर कोई ऑडियो लेंगे, या मैंने आपसे ही कहा आप अपनी वीडियो फॉर्मेट में ये बताइए कि कल आपने क्या पढ़ा था, मूक्स के बारे में क्या पढ़ा, स्वयं प्रभा के बारे में आप मुझे 2 मिनट का वीडियो भेजिए। तो उससे क्या पता लगा मुझे कि आपको कितना समझ में आया, आप कितना एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, तो वो डेवलप होगी। फिर टॉक शो परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टूडेंट्स डिस्कशन या टॉक शो स्टाइल में टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं। तो बातचीत करते हुए आपने एक दूसरे से सवाल जवाब किए, लाइक कोई इंटरव्यू आप ले रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो उससे आपने उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ा, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ी कि अभी ये पॉइंट मैंने इंक्लूड नहीं किए, इस बार अगली बार जब मैं डिस्कस करूं तो मैं ये वाले पॉइंट्स भी डाल दूं। तो उससे टॉक शो से आपकी परफॉर्मेंस, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, ये सब बढ़ता है। फिर मिनट पेपर की बात करें तो क्लास के एंड में 1-2 मिनट में शॉर्ट रिस्पॉन्स लिखवाया जाता है, और एक क्विक फीडबैक टेक्निक है, तुरंत फीडबैक देना। तो क्लास एंड हुई और शॉर्ट रिस्पॉन्स लिखवा लिया तो आपका तुरंत फीडबैक आ गया। अब इसमें एआई की क्यों बात की गई है, एआई एंड गेमिफिकेशन। तो ये जो एआई टूल्स होते हैं, गेम बेस्ड लर्निंग होती है, इससे असेसमेंट इंटरैक्टिव और इंगेजिंग बनता है। असेसमेंट कैसा होता है, इंटरैक्टिव बनता है, इंगेज यानी स्टूडेंट इंटरेस्ट लेता है, उसकी मोटिवेशन बढ़ती है। तो अब ये क्यों ये सब लॉन्च किए गए, क्यों ये डाला गया आजकल, क्योंकि जो ये इवोल्यूशन सिस्टम है मॉडर्न, ये केवल रिटन एग्जाम तक नहीं है, बल्कि क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रैक्टिकल स्किल्स को भी महत्व देता है। किसी आप है ना लॉ के स्टूडेंट से पूछिए जिसने एलएलबी की, आप उससे पूछिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको तो आपने इतनी बुक्स पढ़ी थी वो सब काम आ रही होगी, तो बोलेगा नहीं कोई काम नहीं आ रही। हमने जो 3 साल लॉ ग्रेजुएशन में पढ़ा उसका एक पॉइंट भी प्रैक्टिकली कोर्ट में काम नहीं आता है, और कोर्ट में जो हम करते हैं वहाँ वो पढ़ाया ही नहीं जाता है। इसलिए आजकल शिक्षा को ऐसा बनाया जा रहा है कि केवल लिखित परीक्षा पास करके आप टॉपर रैंकर तो बन सकते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में उतरते हैं तो आपका एक्सपीरियंस ज़ीरो होता है, आप वहाँ पे कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वहाँ आपकी रटी हुई नॉलेज काम नहीं आती है। इसलिए ये सारी चीज़ें डाली गई है, ये सारी चीज़ें इसलिए इंक्लूड की गई है कि आपका एक ई पोर्टफोलियो होना चाहिए, आपके व्लॉग्स पॉडकास्ट होने चाहिए, आपको टॉक शो के द्वारा अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करना आना चाहिए, उससे आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें इसलिए इंक्लूड की गई इवोल्यूशन सिस्टम में। तो आप सिलेबस डेली देखते हो ना, आई होप कोई भी ऐसा नहीं है जो सिलेबस नहीं पढ़ता है। आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली हमने बोला हुआ है कि डेली आपकी पढ़ाई में से आपको 10-10 मिनट्स फर्स्ट पेपर एंड 10 मिनट सेकंड पेपर के सिलेबस की रीडिंग के लिए रखना है। डेली उसे बहुत ध्यान से पढ़ के रखना है आपको, और ये लास्ट डे तक, एग्जाम डेट आ जाए ना उसके एक दिन पहले तक भी कुछ मत पढ़ना, बट सिलेबस ज़रूर पढ़ लेना। आप अपना कोर्स सारा 1 मंथ पहले कंप्लीट करके रिवीजन पे आओगे, लेकिन सिलेबस को तो आप एक दिन पहले तक भी देखोगे। अब आपने ये सारी चीज़ें देखी, इसको मैच कर लेना सिलेबस में कि कहीं कोई कमी रह गई है, कोई पॉइंट नहीं आया है, तो उसको हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आप बताएंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, या तो एक बार शांति पाठ करते हैं उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। शांति पाठ के लिए ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, गहरी श्वास लेंगे। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। Now rub your palms, touch your eyes, gently open your eyes. हरिओम। यस, अब आप अनम्यूट करके अपनी डिफ़िकल्टीज बताइए, डिस्कस करते हैं प्रॉपरली।